थर्ड यूनिट में है, एक चैप्टर है खाली, प्रोबेबिलिटी, ओनली वन, नो ऑप्शन, सिंगल चैप्टर। पहले एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी के साथ में होता था, अब एक्सपेक्टेशन नहीं है, फोर्थ यूनिट में वो, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, उसके अंदर तुमको तीन हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ। एक सिंपल सम्स है, उसके बाद में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, और उसके बाद में आता है बायस थ्योरम। जो बायस थ्योरम में तुम्हारे लिए नया है, और ये बायस थ्योरम का सम तो आएगा 100%, बराबर। अब वो सम के साथ में किस तरह से दूसरे सम को एडजस्ट करते हैं वो, क्योंकि पहली बार मैंने स्टैटिस्टिक्स का पेपर कोई भी सेक्शन में थियरी के बिना देखा था, तुम्हारा जो पेपर देखा वो, तो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, 2002 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तब से लेके अभी तक एक बार भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं आया कि जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर इतनी सारी थियरी होने के बावजूद भी क्वेश्चन तुम विदाउट थियरी अटेम्प्ट कर पाओ, ऐसा पूछा था, बराबर। तो अब जो है ना, इसके बाद अपने को वहां से पेपर स्टाइल आएगी। अब 50 मार्क का पहला पेपर तो तुम्हारा हो गया 50 मार्क्स का, अब सेकंड पेपर कैसा होगा, उसके बाद हम पूरी पेपर स्टाइल आएगी, 4 यूनिट में डिवाइड करेंगे, 13 12 13 12, तो 50 मार्क की एग्जाम हो सकती है, 70 की है कि 50 मार्क्स की है, वो पता नहीं है, राइट। और अभी तुम्हारा जो टाइम टेबल आएगा ना, वो टाइम टेबल में 8 दिन के अंदर एग्जाम है, 20 से लेके 27, इसका मतलब 2 छुट्टी बीच में होगी, बराबर। अब नॉर्मली ये ने, अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई थी ना, सब एग्जाम के अंदर पहला इंग्लिश का पेपर होता है, दूसरा स्टैट्स होता है, ये कंफर्म होता है। पर अभी तो पता नहीं है, क्योंकि सब नया शुरू हुआ है इसकी वजह से। नाउ सी, इसके अंदर आपको जो फर्स्ट है ना, वो थियरी के पोर्शन है सब, वो पहले फंडामेंटल कंसेप्ट है, यहाँ से शुरू करेंगे ना, वो फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो अकेले प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी सिलेक्शन के लिए क्या होता है वो है। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे, देखो जैसे यहाँ लिखा है, जिसमें एक से ज्यादा आउट, दो या तो दो से ज्यादा आउटकम, ऐसा लिखा है, नहीं मतलब एक से ज्यादा आउटकम हो, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे रिजल्ट ना पता हो, मैं सिक्का उछल रहा हूं, मुझे तो पता है कि दो आउटकम आएंगे, हेड या तो टेल, बराबर, पर क्या फाइनली आएगा वो पता नहीं है, तो रिजल्ट इज नॉट नोन। तो जब किसी पर्टिकुलर आउटकम को हम नहीं जानते हो, तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इसी तरह से डाई जब अपने ड्रॉ करते हैं, तो डाई ड्रॉ करने के टाइम पे भी एग्जैक्टली ये सेम सिचुएशन है। क्या होता है उसमें, हम जब भी डाई ड्रॉ करते हैं 1 से 6 में कोई भी नंबर आएगा, ये पता है, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। पर उसमें से कौन सा आएगा फाइनली वो पता नहीं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, राइट। तो ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ व्हेन कंडक्टेड रिपीटेडली under essentially homogeneous conditions, the result is not unique। हर बार मैं ऐसे ही इतनी हाइट से, समझो कि 1 फुट की हाइट से मैं पासा थ्रो करता हूँ, लेकिन हर बार रिजल्ट एक आ जाएगा ऐसा थोड़ा है, बराबर, हर बार अलग अलग रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट जिसका यूनिक ना हो, कंडीशन सेम होने के बावजूद भी, इसको भी अपने क्या बोलेंगे, रेंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये अंडरलाइन करना है, एग्जैक्ट आउटकम तुम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, एंड वॉट एवर आउटकम इज ऑब्टेन्ड इज ड्यू टू चांस कॉजेज और रैंडम कॉजेज, एंड देयर आर नो असाइनेबल कॉजेज। कोई कॉज नहीं है कि तूने पासा ऐसे क्यों फेंका, ये नहीं बोल सकते तुम, बराबर, नहीं, कोई कॉज नहीं होता उसका। पर जो नंबर आता है वो रैंडम होता है, कोई भी नंबर आ सकता है उसको, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन और रोलिंग ऑफ अ डाई। अब ट्रायल इवेंट, ट्रायल यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम जब परफॉर्म करते हो ना, उस परफॉर्मेंस को ट्रायल बोला जाता है, राइट। एंड द आउटकम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम इज एन इवेंट, और जो हाथ में रिजल्ट आता है दैट इज एन इवेंट। तो अगर कोई पूछे तुमको कि ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो ऑड नंबर आना, उसके लिए जो कोशिश की जाती है, जो चीज परफॉर्म की जाती है, डाई को फेंकना, दैट इज ट्रायल। और लेकिन उसके ऊपर नंबर का आना या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर का आना, वो इवेंट हो गया, समझे ना। फिर उसके बाद आउटकम्स यानी फाइनल जो रिजल्ट आता है वो,
रैंडम एक्सपेरिमेंट का फाइनल जो आता है वो तुम्हारा आउटकम। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स, two or more outcomes of an experiment are said to be equally likely if any one of them cannot occur in preference to others। यानी जब मैं जानता हूं कि हेड और टेल होने के चांसेस सेम है तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हेड आने के चांसेस 80% है। बराबर नहीं, कोई इसको बेटर नहीं कर सकता, कोई किसी को वर्स नहीं कर सकता। सेम डाई थ्रो करने के टाइम पे 1 से 6 के सबके चांसेस 1/6 1/6 1/6 है, राइट। इसको 13.33 बोल देंगे अगर परसेंटेज में जाना हो तो जब इक्वली उसके एक्सपेरिमेंट के आउटकम आ सकते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इक्वली लाइकली आउटकम बोलेंगे। फिर आता है सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एस। उसको एस से अपने डिनोट करेंगे। यानी अगर मैं ऐसा बोलता हूँ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइटली जो भी है ना वो सैंपल स्पेस है। बराबर नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ कि डाइट रो कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 ये उसका सैंपल स्पेस हुआ। सैंपल स्पेस यानी जितनी भी चीजें पॉसिबली आ सकती है ना वो सब उसमें लिख दो, ये सैंपल स्पेस हुआ। द नंबर ऑफ आउटकम्स और एलिमेंट्स और सिंपल पॉइंट्स कंटेंट इन सैंपल स्पेस आर डिनोटेड बाय एन एस। नंबर ऑफ आउटकम हो तो एन एस लिखेंगे, एन एस ना लिखना हो अकेला एन लिखेंगे तो भी चलेगा। बराबर। अब इवेंट किसको बोलते हैं, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंबाइन टू फॉर्म एन इवेंट। एक से ज्यादा आउटकम अगर आता है ना, जैसे मैं आगे अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि इफ अगर मैं समझता हूं कि इवन नंबर खाली आना चाहिए तो दैट इज एन इवेंट। अब इवन नंबर में कितने फाइनल रिजल्ट आते हैं तुम्हारे हाथ में, वो सबके सब तुम्हारे किसके अंदर आएंगे, इवेंट के अंदर, फाइनल आउटकम के अंदर आएंगे। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। अब सवाल, ये लाइन नहीं समझ में आती, क्या लिखा है बोलो, एनी सबसेट। अब सबसेट यानी क्या, तो जब भी तुम 1 2 3 4 5 6 लिखा है उसमें से खाली एक लिखता हूं विदाउट कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट के बिना लिखता हूं, तो एक अगर लिखता हूं ना एक खाली, तो दैट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट में अपने ई जैसी साइन करते हैं। बराबर नहीं, एलिमेंट की साइन कैसी होती है, ई जैसी साइन होती है। मतलब हम साइन जिस तरह से सिग्मा की करते हैं ना वैसे नहीं, पर इस तरह से साइन करेंगे, ई जैसी साइन। बराबर। तो ये जो साइन है ना वो सिंबल ऊपर जो राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में मैंने लिखा है वो तुम्हारे लिए कौन सा हो गया, वो तुम्हारे लिए एलिमेंट का सिंबल हुआ। लेकिन अगर इसी को मैं सेट में लिखता हूँ, सेट में यानी मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ 1 इन कर्ली ब्रैकेट, वो हो जाता है सबसेट, वो हो जाता है सबसेट। हम हमेशा याद रखें कि दो सबसेट हमेशा कंफर्म्ड है, एक नल सेट और दूसरा सैंपल स्पेस खुद। यानी 1 2 3 4 5 6 सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो खुद का सेट सबसेट है। और नल सेट तो हमेशा सबका सबसेट होगा, 8 स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद अगर ए इवेंट को हम डिफाइन करेंगे ओवर सैंपल स्पेस, तो एस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स अपने उसके अंदर आ सकते हैं। तो देखो, पहली बात, अगर सिंगल एलिमेंट आता है, सिंगल आउटकम आता है तो उसको सिंपल या तो एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। एक ही आउटकम आता है, एक ही नंबर आता हो। बराबर। इफ द इवेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर आउटकम, जैसे मैं बोलूं कि अगर डिविजिबल बाय 5 में जब डाई थ्रो करूं, ध्यान से सुनना, मैं जब डाई थ्रो करूं उस टाइम के ऊपर डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर आते हैं, खाली एक, एक का आंसर आएगा तुम्हारा 5। डिविजिबल बाय 5 यानी 5 से डिविजिबल, तो खाली एक 5 जाएगा। तो ये तुम्हारा सिंपल या तो एलिमेंट्री इवेंट हो गया। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि इवन नंबर्स, तो आंसर 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। तो ये हो जाता है तुम्हारे लिए कैसा, कंपाउंड इवेंट हो जाता है जिसमें एक से ज्यादा इवेंट हो। फिर एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट के अंदर हमेशा याद रखना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। जबकि फेवरेबल इवेंट यानी हमको जो चाहिए वो, इन केस अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ऑड नंबर चाहिए तो 1 3 5 7 9 11, ये सब मेरे फेवरेबल आउटकम्स है या तो फेवरेबल इवेंट है, राइट। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें
तो सैंपल स्पेस में है, लेकिन जो ए में नहीं है वो सब ए के कॉम्प्लीमेंट बोले जाएंगे। एग्जाम्पल, 1 से 10 के नंबर तुम्हारे सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से तुमने देखा कि ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यानी 2 4 6 8 10। जो ए में है ना वो नहीं लेना है, लेकिन बाकी के सारे एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस के अंदर है वो सब अपने को इसके अंदर लेना है। राइट, उसको डिनोट कैसे करेंगे? ए डैश भी लिख सकते हैं, या तो ए के ऊपर अपने सी लिखेंगे, वो भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके दो डिराइवेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ए को अगर मैं ए डैश के साथ में यूनियन करता हूं, उसका यूनियन यानी यू जैसा सिंबल जो दिख रहा है ना वो, तो अगर मैं यूनियन करता हूं उसका, तो आंसर आएगा सैंपल स्पेस। यानी दोनों को मिला दोगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ऑलवेज नल सेट, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे बाजू में, तो देखो जो डार्क एरियाज है ना वो कॉम्प्लीमेंट है, और जो विदाउट डार्क यानी लाइट एरिया जो बना व्हाइट पोर्शन है उसको अपने खाली ए बोलेंगे, वो खुद सेट है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, रिमेंबर, अगर कोई इवेंट ऐसी हो, दो दो हमेशा, एक नहीं, दो इवेंट्स अगर ऐसी हो कि जो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, और कॉमन हो ही नहीं सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट विल एक्सक्लूड अकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स। एक इवेंट के होने से बाकी की सारी इवेंट एक्सक्लूड यानी खत्म हो जाए, उसको बोला जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स डिफाइंड ओवर सैंपल स्पेस। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर हमेशा याद रखना ए, देखो अब तुम बोलो, अभी तो कॉम्प्लीमेंट में भी तुमने बोला कि ए इंटरसेक्शन ए डैश करो तो नल सेट आता है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट खाली ए का जो होती है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसा, जबकि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें, ए भी है और बी भी है। राइट, दो अलग अलग चीजें, तो दो अलग अलग सेट के अंदर कोई भी चीज अगर कॉमन ना हो तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाएगा। राइट, जैसे यहाँ पे अगर ऐसा बोलूं, कार्ड ऑफ हार्ट, रेड कलर का कार्ड आता है ना हार्ट सिंबल के साथ में, वो कार्ड ऑफ हार्ट। और कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड यानी शक्कर पालू, बराबर नहीं, ब्लैक कलर का जो नहीं, रेड कलर का जो भी आता है, ये दोनों को अपने क्या बोलेंगे? दोनों में से कोई कॉमन हो सकता है? इम्पॉसिबल है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या आएगा? नल सेट आएगा। ओके, याद रखना इसमें भी दो चीजें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, बराबर, और ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है। चलो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट तो हो ही गया, ये तो इसमें भी है, पर अगर मैं ए और बी का यूनियन करता हूं तो मुझे सैंपल स्पेस मिल जाएगा। ए और बी का यूनियन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस मिलेगा। तो ये अगर दोनों चीजें साथ में हो, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, तो ये इवेंट को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। ये तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन रूल के अंदर सबसे ज्यादा काम लगती है, बराबर ना? अब यहाँ पे इवन टू ऑफ देम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एवरी टू ऑफ देम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड वन ऑफ देम नेसेसरीली अकर्स, मतलब दो में से कोई एक तो होगा ही। अगर मैं कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करता हूं, बराबर ने, मैं कॉन्सोनेंट और वोवेल्स की बात करूं, चलो थोड़ा अलग लेते हैं। टोटल लेटर्स कितने? 26। ये 26 क्या हो गया तुम्हारे? सैंपल स्पेस हो गया। मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो 21 कॉन्सोनेंट है, बराबर। और वोवेल्स कितने? ए ई आई ओ यू, यानी 5 तुम्हारे वोवेल्स है, बराबर। तो अगर मैं सिलेक्ट एक अल्फाबेट को करता हूं, तो एक अल्फाबेट या तो कॉन्सोनेंट होगा या तो वोवेल। लेकिन अगर वोवेल होगा तो वो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, और अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो वो वोवेल नहीं होगा। तो एक्सक्लूसिव यानी एक तो होगा, और एग्जॉस्टिव यानी अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। समझे ना? एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब ये हुआ। फिर आगे देखो, इसमें मैंने आगे बताया ना, वो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट,
और ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, तभी अब यूनियन का मतलब यू या तो प्लस की साइन जो बोलते हैं, यू नहीं, साइड पे लिख दो जब भी आइदर या तो और लिखा हो, अंदर अंडरलाइन किया भी है पर आइदर खाली लिखा है, पर आइदर एंड और दोनों में से कोई भी एक लिखा हो क्वेश्चन में तो आपको यूनियन ढूंढना है, बराबर है, दोनों में से किसी के एक के होने के चांसेस, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, यूनियन बोलेंगे, राइट। और इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में बोथ या तो एंड आता है, इसमें बोथ लिखा है एंड नहीं लिखा, तो बोथ ऑब्लिक करके लिख दो एंड, ये दोनों अगर में से कोई भी एक पूछा जाए तो। अब यूनियन को हम हमेशा प्लस बोलते हैं, प्लस दोनों का टोटल करना है, जबकि इंटरसेक्शन को हम मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। अब डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थियरी के लिए, दो तरह की प्रोबेबिलिटी की तीन डेफिनेशन है, राइट। पहली तुम्हारी प्रायोरी डेफिनेशन, दूसरी तुम्हारी पोस्टीरियोरी डेफिनेशन, और तीसरी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, तीन अलग अलग डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। इसमें से क्लासिकल यानी सबसे पहली डेफिनेशन हम प्रायोरी डेफिनेशन बोलते हैं। इफ एन एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट इन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली केसेस एंड of those m are in favor of event A, then probability of occurrence of event A is denoted by PA। probability को कैसे डिनोट करेंगे, PA से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मेरे पास सब चीजें नोन पहले से पता है कि इसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं, उसी में से रिजल्ट आएगा, तो मैं उसको प्रायरी डेफिनेशन से डिफाइन करूंगा, यानी m अपॉन n करके डिफाइन करना, उसको प्रायरी बोला जाता है। जैसे अपने बार बार एग्जांपल जो अभी लिया, जैसे मैंने अभी बोला कि तुम्हारे 26 लेटर्स है, राइट, उसमें से वोवेल्स कितने, तो वो भी तुमको पता है और 26 लेटर भी तुमको पता है, तो 5/26 तुम्हारा आंसर आया, जिसमें से जो 26 तुमने नीचे लिखा ने वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं वो सब है, यानी ऑल 26। और उसके बाद में जो हमने एम के अंदर लिखा कितना, 5, वो 5 तुम्हारे लिए कौन सा आउटकम हो गया, वो 5 तुम्हारे लिए वही आउटकम जो तुमको चाहिए, वही इवेंट जो तुमको चाहिए वो उसके अंदर आ जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने सम्स के अंदर देखेंगे। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है कि इसमें जब भी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया तुमने तो प्रोबेबिलिटी कम्स फ्रॉम 0 to 1, बिटवीन नहीं बोला मैंने क्या बोला, फ्रॉम 0 to 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से नीचे नहीं आ सकती, मतलब माइनस में नहीं जा सकती, और 1 पे समथिंग नहीं आ सकती। जीरो प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब इवेंट हो ही ना, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, लेकिन श्योर सबका सब जिसके अंदर आ जाए उसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, राइट। तो इट कम्स बिटवीन 0 and 1। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन and does not require the result of a certain number of repeated trials of the experiment। ऑलरेडी तुमको पता है, कितनी बार भी तुम रिपीट ट्रायल करो, बराबर नहीं, सिक्के को कितनी भी बार उछालो, हेड और टेल के सिवा तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी उसके रिजल्ट्स तुमको नोन है पहले से, प्रायर नॉलेज है। प्रायर नॉलेज होना इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायरी डेफिनेशन बोलते हैं। रिजल्ट का तुम्हारे पास प्रायर नॉलेज है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, प्रायरी डेफिनेशन इसको बोला जाता है। ये कंसेप्चुअल इन नेचर है। अब लिमिटेशंस बताएं तो ये याद रखो, जो चार इसके लिमिटेशंस है वो बिल्कुल एकदम सिंपल एक एक वर्ड में याद रखने। फर्स्ट थिंग, जब नंबर ऑफ आउटकम इनफाइनाइट हो ये मेथड फेल हो जाती है। इनफाइनाइट का मतलब मैं सिर्फ ऐसा बोलता हूँ नेचुरल नंबर, तो 1 से कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है, तो ये ना चले क्योंकि एन डिफाइनेट नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूँ 1 से 10 तो 10 हो टोटल, लेकिन इनफाइनाइट और नीचे क्या लिखेंगे, अपॉन में एन में क्या लिखेंगे, अपने पास ऑप्शन नहीं है उसके लिए। फिर इट इज बेस्ड ऑन इक्वली लाइकली केसेस, तो इसका मतलब जब इक्वली लाइकली आउटकम ना होने तब ये नहीं चलेगी। इक्वली लाइकली का मतलब आगे भी बता चुका, वापिस बोलता हूँ कि इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि सबके होने के चांसेस अगर इक्वल हो तो, सबके होने के चांसेस अगर इक्वल हो तो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एन्यूमरेट ऑल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी सारे के सारे आउटकम तुम एक साथ में नहीं बता सकते, एन्यूमरेट यानी एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
एंड दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सर्कुलर नेचर। सर्कुलर इन नेचर का मतलब एक ही चीज बार बार आ सकती है, एक ही रिजल्ट तुम्हारा बार बार आ सकता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इक्वली लाइकली विच मीन्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजेस द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी खुद समाई हुई है सब। तो चार चीजें याद रखने की, एक तो इनफाइनाइट हो तब नॉट वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। दूसरी बात, यहाँ पे इक्वली लाइकली इमेज आता है। तीसरी बात, इसमें हम एन्यूमरेट ऑल आउटकम को नहीं कर पाएंगे। और चौथी बात, सर्कुलर इन नेचर। ये चार तुम्हारे लिमिटेशंस हुए। फिर दूसरी डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल और पोस्टीरियोरी डेफिनेशन। Let an experiment be repeated a large number of times under essentially the same conditions, say n times. If event A associated with experiment is found to occur f times, then f is called its frequency और f और f on ये बहुत इंपॉर्टेंट है, f upon n is called its relative frequency। यानी मतलब क्या हुआ कि मैं एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करे जा रहा हूँ। चलो मुझे ये पता है कि डाइस को थ्रो करने से 1 से 6 नंबर आते हैं, पर मैं कितनी बार डाइस को थ्रो कर रहा हूँ? 2 डाइस मेरे पास है, मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ। मुझे पता है कि दोनों पे 1 से 6 नंबर जाएंगे, पर मैं कितनी बार थ्रो कर रहा हूँ? मैं इनफाइनाइटली मेनी टाइम इसको थ्रो करते जा रहा हूँ, तो मुझे ये डेफिनेशन काम लगेगी। नाउ एन क्या हो जाता है तुम्हारे लिए? इनफाइनाइट हो जाता है। एन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का सिंबल है वो एन के बाजू में। तो देखिए एफ अपॉन एन वो क्या हो जाता है तुम्हारे लिए? इनफाइनाइट डेफिनेट नंबर हो जाता है, सॉरी। अब एफ ए जो हम लिमिट फाइंड आउट करते थे ना, वो लिमिट भी इट वाज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये पोस्टीरियोरी डेफिनेशन के अंदर आता था। ये डेफिनेशन में आपको रिपीटेड ट्रायल्स देती रहनी है, और उसका रिजल्ट या तो आउटकम तुमको कब पता चलेगा? बाद में पता चलेगा। पहले से आप जानते नहीं हो, बाद में उसका आउटकम तुमको पता चलेगा। दैट्स वाई बाद में यानी पोस्टीरियोरी, पोस्ट यानी बाद में, इसीलिए इसको पोस्टीरियोरी या तो एम्पिरिकल यानी साबित करके होने वाली। रिजल्ट के एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमको साबित करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के ऊपर से हमको साबित करना पड़ेगा कि क्या आंसर आते हैं, इसलिए उसको पोस्टीरियोरी या तो एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मतलब साबिती पे डिपेंड करे, हिस्ट्री पे डिपेंड करे, उसको एम्पिरिकल बोला जाता है। नाउ इसके लिमिटेशंस, तो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए ये कोर्स में भी नहीं है हमारे। दूसरी बात यानी इसके सम्स नहीं है अपने। वाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इंडेफिनेटली लार्ज टाइम, तो हर बार कंडीशन सेम नहीं भी रहती हो, हर बार कंडीशन सेम नहीं रहती हो, ये भी हो सकता है। इसलिए होमोजीनियस और आइडेंटिकल सिचुएशन नहीं भी हो सकती। एंड द ओनली ऑब्जेक्शन टू दिस डेफिनेशन इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये लिमिट को कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्योंकि हमने पहले क्या बोला? इनडेफिनेट है, और हमको बाद में बोला गया कि हम लिमिट से डिफाइन करेंगे, तो लिमिट आया, एक रेंज आ गई। तो ये रेंज को डिफाइन कैसे करोगे? ये आपको पता चलता नहीं है। डिफिकल्ट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, राइट। अब मॉडर्न डेफिनेशन जिसको एक्सियोमेटिक डेफिनेशन बोलते हैं। प्रायोरी डेफिनेशन मतलब पहले से रिजल्ट नोन। पोस्टीरियरी का मतलब एम्पिरिकल डिसीजन लेने के बाद पता चलता है कि हमारे रिजल्ट्स क्या होते हैं। एक्सियोमेटिक्स का मतलब हम पहले से सपोज कर लेते हैं। एक्सियम का मतलब सपोज करना। एक्सियम यानी कोई किस में आता था? मैथ्स में एक्सियम्स आते थे। एक्सियम्स यानी जिसको तुम राइडर्स बोलते थे, जिसको प्रूव करना नहीं है, सॉरी, जिसको अपने पोस्टुलेट बोलते थे। पोस्टुलेट को प्रूव नहीं करते अपने, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है, दैट इज एक्सियम। जैसे इकोनॉमिक्स के एक्सियम्स क्या है? कि इंसान रैशनली थिंक करता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कस्टमर हो, दैट इज एक्सियम। ये हमने सोच लिया है कि ऐसा ही होगा। पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल रहेगी, ये एक्सियम है। समझे ना? तो let S be the sample space, E be the set of events defined over S, P be the real valued function defined over E, then P is called probability measure and PA उसको अपने क्या बोलेंगे? ये एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। सबसे पहला एक्सियम जो अपने साबित करना ही नहीं है, ये अपने सोच लेना कि ऐसा ही है, कि जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 और 1 के बीच में, यानी 0 से लेके 1 तक आएगी।
दूसरी बात, PS यानी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा एक आएगी। और फॉर एवरी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर मैं यूनियन करना चाहता हूं सबका, तो मैं प्लस करते जाऊंगा। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करने के लिए मुझे करना क्या है, PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस PA4 जब तक आता है तब तक। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा मान के चलेंगे कि कोई भी अगर एलिमेंट इसके अंदर दिया हो तो PI प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, यानी सिग्मा ऑफ PI इज ऑलवेज 1। बराबर, यानी P1 P2 P3 सबका टोटल कर दो, आंसर आएगा 1। जैसे तुम दो डाइस को थ्रो करते थे, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स जो डाई के ऊपर फॉल करे वो अपने देखे, तो 1 1 यानी 2, 2 से शुरू करके 36 तक लिखते थे तुम। 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाता था, वो 36 तक जाता था। और 36 की सारी प्रोबेबिलिटीज को साइड में लिखते थे, सब प्रोबेबिलिटी का टोटल करो तो कितना आंसर आता था, 36। वो तुम्हारा होता था पास्कल ट्रायंगल। दैट वाज योर पास्कल, क्योंकि 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक आउट ऑफ 36। 36 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नहीं 36 नहीं, 12 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कितनी, वो भी 1। एक आध बार होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, 5 पे दोनों मिल जाएंगे। बराबर ना। तो यहाँ तक थियरी। अब इसके बाद में अपने सम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है तुम्हारे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स है। यानी जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें ऐसा बताएं, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर एंड उसमें एक आध बार अपने उसको टॉस करना है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर सिंपली ये डिसाइड करें कि क्या तुम्हारा सैंपल स्पेस आएगा, HH HT TH और TT, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस हुआ। राइट, अब ये सैंपल स्पेस के बाद तुम क्या डिसाइड करोगे, इसके बाद देखो फर्स्ट लिखा है इसके अंदर एग्जैक्टली टू हेड्स। तो पहले डिफाइन करो कि E1 इज इक्वल टू एग्जैक्टली टू हेड्स अकर। अपने E1 को डिफाइन करने के बाद यह लिखूंगा टू हेड्स यानी HH। नाउ सी, ये HH HT TH TT ये तुम्हारा सैंपल स्पेस आया। तो तुम NS लिख सकते हो, या मैं तो लिखूंगा अकेला N। तो ये 4 हो गया। यहाँ पे M कितना हुआ तुम्हारे लिए, 1। तो PE1 इज इक्वल टू अपने क्या लिखेंगे, M/N यानी 1/4। ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। राइट, जो सेकेंड वाला है उसके अंदर देखो क्या लिखा है, 1 हेड 1 टेल। तो E2 पहले डिफाइन करो, 1 हेड एंड 1 टेल अकर्स। तो E2 में क्या आएगा, 1 हेड 1 टेल यानी HT और TH दोनों। तो M क्या हो गया तुम्हारे लिए, 2। तो PE2 इज इक्वल टू M/N यानी 2/4, यानी आएगा आंसर 1/2। अब थर्ड देखो, E3 इज इक्वल टू क्या लिखा है, ऑल टेल्स। ऑल टेल्स अकर। तो इसमें क्या लिखेंगे, E3 इज इक्वल टू TNT। राइट, तो अपने लिए M क्या आया, ओनली 1। तो PE3 इज इक्वल टू 1/4। M/N करेंगे तो 1/4 आया। राइट, ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हुआ, एकदम बेसिक। उसके बाद में सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 कॉइन्स लिखे। अगर 3 कॉइन्स लिखे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, HHH पहला। फिर अपने यहाँ याद क्या रखना है, 2 हेड चाहिए। तो 2 हेड और एक टेल। फिर मैं क्या करूंगा, टी जो है ना उसको घुमाऊंगा, पहले लास्ट में है तो मैं सेकंड लास्ट करूँ, फिर फर्स्ट कर दूं।
अब ये खत्म। अब इसके बाद अपने दो टेल्स लेंगे, तो अब एच जो है इसको घुमाएंगे, टी एच टी और एच टी टी, और लास्ट में टी टी टी। तो यहाँ पे तुम्हारा सैंपल कितना हुआ टोटल? 8, बराबर। अब पहला क्या लिखा है? फर्स्ट E1 3 हेड्स अकर। अब 3 हेड्स किसमें आता है? सिर्फ एक, एच एच एच। तो m कितना हो गया तुम्हारे लिए? 1। तो PE1 इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 1/8। सेकेंड क्या लिखा है? 2 हेड्स। तो 2 हेड्स के लिए अपने E2 सपोज कर लेते हैं, बराबर। अब E2 इज इक्वल टू एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये 3। इसके अलावा 2 हेड्स नहीं है, 3 है या तो 1 है या तो एक भी नहीं है। तो अपने लिए एच एच टी टी एच टी एच और टी एच एच ये हुआ। तो ये हो गया आपके लिए m इज इक्वल टू 3। तो हमारे लिए PE2 इज इक्वल टू m अपॉन n यानी 3/8। फिर थर्ड वाला देखें। थर्ड में क्या लिया? यहां से अलग है, एट लीस्ट लिखा है। तो E3 इज इक्वल टू एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। अकेला ऐसा लिखा होता कि मोर देन 2 हेड्स, तो उसमें 2 नहीं लेने का, ओनली 3, बराबर। नहीं, यहाँ क्या लिखा है? एटलीस्ट, तो मतलब 2 भी गिनेंगे और 2 से ज्यादा भी गिनेंगे। तो हमारे लिए E3 क्या आएगा? 2 और 2 से ज्यादा। तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच और 2 से ज्यादा यानी एच 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 3, बराबर। तो ये m कितना आ गया तुम्हारे लिए? 4। तो PE3 इज इक्वल टू m अपॉन n यानी 4/8 यानी 1/2। फोर्थ में देखो क्या लिखा है? फोर्थ में लिखा है एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी E4 इज इक्वल टू एट मोस्ट 2 हेड्स। अब एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या? 2 या 2 से कम, ज्यादा नहीं, पर 2 और 2 से कम, समझे ना? तो E4 में अपने क्या लिखेंगे? पहले तो 2 हेड्स और 2 से कम यानी TTH THT और HTT, और ये भी 0 भी इसमें आ गया, एक भी हेड ना हो ये भी इसमें आ गया। तो टोटल कितने हुए? m 7 हुए। तो हमारे लिए PE4 इज इक्वल टू m अपॉन n यानी 7/8। एंड फाइनली ये वाला देखो, नो हेड्स लिखा है, तो E5 उसमें क्या लिखेंगे? नो हेड्स अकर। तो नो हेड्स किस में आएगा? E5 इज इक्वल टू टी टी और टी, यानी m इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? 1। तो PE5 इज इक्वल टू m अपॉन n यानी 1/8। एक बात समझो कि जब तक तुम इसके अंदर e लिखते हो ने, अकेला ही, तब तक तुम सेट लिख सकते हो। जैसे ही तुम p लिखोगे ने तो तुमको m अपॉन n लिखना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पे m अपॉन n तुमको कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन 3, यूनिफॉर्म डाई इज थ्रोन, राइट? डाई यानी पास ऑफ पेपर at random. Find the probability that the number on it is 2 odd number greater than 2 and less than 2। सिंपल समय ये देखो, S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 and 6, राइट। तो n कितना? एक डाई है, दो हो तो कॉम्बिनेशन, इसके बाद वाले सब में अपने देखेंगे। तो ये कितना हो गया? 6। अब मैं सबसे पहले क्या लिखा गया है? 2। तो E1 इज इक्वल टू 2 अकर्स ऑन डाई। सिर्फ 2, तो 2 तो खाली एक बार आएगा नहीं, ये रहा।
तो E1 क्या आ जाएगा तुम्हारा, कर्ली ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, राइट। सो हमारे लिए m कितना हो गया 1, सो Pe1 इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 1/6। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड में देखें ऑड नंबर, तो E2 इज इक्वल टू ऑड नंबर अपीयर्स। अब ऑड नंबर कितने हैं, 1, 3 और 5, एक ही संख्या, राइट। ये कितने हुए, 3 हुए। तो m इज इक्वल टू अपने लिखेंगे 3, तो Pe2 इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड देखो, ग्रेटर देन 2, E3 इज इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स। तो यहाँ पे E3 देखो, उसमें क्या 3 ग्रेटर देन 3 में 3 नहीं आता, लेकिन यहाँ नीचे इज इक्वल टू की साइन होती ना, तो मैं 3 लिखता। तो ग्रेटर देन 2 में आएगा 4, 5, 6। तो m कितना हो गया 3। Pe3 इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। और फोर्थ में देखो लेस देन 3 लिखा है, तो E4 में मैं क्या लिखूंगा, नंबर लेस देन 3 अपीयर्स। अब लेस देन 3 में 3 नहीं आएगा, 3 से कम, तो 3 से कम में कौन कौन से 1 एंड 2। सो m इज इक्वल टू 2 हो गया। तो Pe4 करे तो m अपॉन n इज इक्वल टू 2/6 यानी 1/3। थर्ड वाला में 3 भी ऑप्शन है सर, 2 ऑप्शन ग्रेटर देन 2 है ना। हाँ ग्रेटर देन 2 है, सॉरी है। तो यहाँ पे 3 भी आएगा, मैं ग्रेटर देन 3 समझा। तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलेज का। देखो लिखा है 23, 24 में जो कराए हुई समय, राइट। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले मैं एक पूरा सैंपल स्पेस बना देता हूँ, जो ये सम में अपने एक बार करेंगे, उसके बाद कोई भी सम के अंदर अगर ऐसा सैंपल स्पेस आएगा तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, राइट। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 डाइस आर थ्रोन एट वंस। अब 2 है ने, तो इसके बाद लिखा गया है अ टोटल ऑफ 10। तो इसका मतलब 2 डाई के ऊपर, 2 डाइस के ऊपर जो नंबर आते हैं उसका टोटल आपको करना है। तो मैं पहले सैंपल स्पेस लिखता हूँ। देखो मैं सैंपल स्पेस 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, ये पहला। फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर इसके बाद में 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 and 4, 6 again 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 and 5, 6 and last one 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6 ब्रैकेट क्लोज। तो m कितना आया यहाँ पे, n 36 आया टोटल, सब मिला के 36। अब पहले में क्या लिखा है E1 अ टोटल ऑफ 10। अब 10 किस में आता है, देखो मैं इस तरह से लिखता हूं ना, उससे एक फायदा होता है क्या, 10 जो है ना वो यहां से शुरू होता है तुम्हारा 6, 4 से। अब ये पूरी लाइन ले लो, देखो क्रॉस में तीनों दिन तुम्हारे 10 है, राइट। तो E1 इज इक्वल टू 4, 6, 5, 5 और 6, 4, यानी ये तुम्हारा m कितना हो गया 3। तो Pe1 इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 3/36 इक्वल टू 1/12।
कट हो जाएगा ना, राइट। अब सेकंड में देखो क्या लिखा है, E2 इज इक्वल टू, क्या लिखा है इसके अंदर, सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ डाई, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो इसमें E2 में क्या आएगा, देखो 1 1 2 2 3 3, देखो ये भी क्रॉस में जा रहा है ना। तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये m कितना होगा 6। तो अपने लिए PE2 क्या आएगा, m अपॉन n इज इक्वल टू 6 अपॉन 36 1 अपॉन 6, राइट। नाउ थर्ड वन देखो, अ टोटल ग्रेटर देन 12 12 से ज्यादा टोटल ये हो ही नहीं सकता, तो नल सेट हो गया, ये नल सेट खाली रखना है। तो तुम्हारा m क्या आ गया 0, तो इसका मतलब PE3 भी क्या आएगा तुम्हारे लिए 0। ओके, नाउ फोर्थ में देखो E4 क्या लिखा है, अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, दोनों पे, अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई। अब अपने E4 लिखे देखो दोनों डाई पे, तो इसका ग्रेटर देन 4 में 4 नहीं आता, तो मैं 5 से शुरू करूं, तो 5 5 5 6 6 5 6 6 हो गया, दोनों डाइस पे दिए ईच ऑफ द डाई, दोनों पे, राइट। तो इसका मतलब 1 2 3 4 आंसर आया, तो m इज इक्वल टू 4, तो PE4 इज इक्वल टू m अपॉन n यानी 4 अपॉन 36, यानी ये आएगा 1 अपॉन 9। ओके, एंड फाइनली, नहीं अभी तो है, अ टोटल ऑफ 5 लिखा है E5, अ टोटल ऑफ 5, तो E5 में मैं क्या लिखूंगा देखो 1 4 2 3 3 2 4 1 ऐसे स्लांटिंग जाएगा, तो पहले लिखेंगे 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, तो m कितना हो गया तुम्हारे लिए 4, तो PE5 इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 अगेन, एंड फाइनली सिक्स्थ वन, इसमें अ टोटल ऑफ 8 लिखा हुआ है, तो E6 इज इक्वल टू अ टोटल ऑफ 8। अब E6 में अपने क्या लिखेंगे, देखो टोटल ऑफ 8, तो 8 6 2 में आता है, 5 3 में आता है, 4 4 में, 3 5 और 3 2 6 में, ये पूरा देखो ये भी क्रॉस में आया, तो 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 6, तो m कितना आया इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, तो हम यहाँ पे PE6 लिखे इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 36, ये फाइनल आंसर, राइट। ये 6 चीजें ऑलरेडी हम जानते थे पहले भी कि कैसे करना है। अब क्वेश्चन 5 इसी को कंटिन्यू करना है, देखो सिंगल थ्रो विद 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5। सम ऑफ 5 किसमें आएगा, 1 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, यानी 4 हो गया। और इसके बाद में सम ऑफ 7 है, सम ऑफ 7 आएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, पूरी सीधी लाइन क्रॉस लाइन है। और 6 1 बोर्ड डाइस खाली एक बार आता है, देखो ये रहा 6 6, तो ये तुम कर लेना। इसके बाद में अपने सिक्स्थ वाला सम देखते हैं, अब यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से अपने क्या करेंगे, यहाँ से अपने मेथड को चेंज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्लास कंटेन्स 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, तो 10 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, यानी टोटल कितने हो गए, 15 स्टूडेंट्स हो गए। इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, तो देखिए
हम n लिखे यहाँ पे, 15 में से 3 को सिलेक्ट करना है, बराबर। एकदम सिंपल तरीका बताओ, 15 है यहाँ पे 3 लिखा है, तो 15C3 फाइंड आउट कैसे करेंगे? 15 और 3 लिखा है तो 3 पीछे जाओ, 15 14 13, 3 पीछे हुए। और इसके बाद में यहाँ 3 लिखा है तो 3 से आगे बढ़ो, 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं फैक्टोरियल यूजर नहीं करता इसमें। 3 5 जार 2 7 जार 7 5 जार कितना हुआ? 35। 35 इंटू 13 करो तो 455 आंसर आएगा, राइट। तो 15C3 आ गया तुम्हारा 455। नाउ इसके बाद क्या लिखा है? पहली E1 इवेंट में देखो क्या लिखा है, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल इज सिलेक्टेड, आर लिखना चाहिए, राइट। अब देखो 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, तो टोटल नंबर ऑफ PE1 में डायरेक्ट लिखता हूं। तो यहाँ देखो 10 में से मुझे 2 लड़के सिलेक्ट करने हैं, तो 10C2 हुआ, और साथ में यानी मल्टीप्लाई 5 में से 1 सिलेक्ट करना है, तो 5C1, और नीचे आएगा 15C3। अब 10C2 तो 10 इंटू 9 और नीचे 2 इंटू 1, तो कितना है ये 45 इंटू 5, नीचे 455। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कट होता है 91, तो 45 अपॉन 91 इज योर आंसर। ओके, नाउ ये पहला हुआ। अब इसमें सेकंड वाला देखो, मैं इसको रब आउट कर लेता हूँ। सेकंड में देखो E2 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स, तो PE2 में आएगा देखो 1 बॉय, हमको बॉय सिलेक्ट करना है 10 में से, तो 10C1 इनटू 2 गर्ल्स, वो 5 में से, तो 5C2, नीचे तो आएगा 15C3। अब 10C1 यानी 10, और 5C2 5 इंटू 4, 2 है इसलिए, और 2 इंटू 1, तो कितना आया यहाँ पे 10, और यहाँ लिखेंगे अपने 455, यानी 100 अपॉन 455, कट होता है तो करेंगे, तो 20 अपॉन 91 आंसर। नाउ द थर्ड वन E3 इज इक्वल टू, क्या लिखा है? ऑल आर बॉयज, बराबर। अब ऑल आर बॉयज यानी गर्ल सिलेक्टेड नहीं करनी है, तो 10 में से 3, तो PE3 10C3 अपॉन 15C3, गर्ल्स को सिलेक्टेड नहीं करना है इसलिए अपने यहाँ पे लिखेंगे इतने। अब 10C3 तो 10 इंटू 9 इंटू 8, क्यों 3 लिखा? क्योंकि नीचे 3 है, और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जार 2 5 जार 5 3 जार 15, 15 8 जार 120, तो 120 अपॉन 455 यानी 24 अपॉन 91 आंसर, राइट। नाउ द फाइनल वन, मोस्ट इंपोर्टेंट सब, सातवां। The last one, seventh question. See, a box contains 5 yellow balls and 2 green balls. What is the probability that 3 balls randomly taken from the box without replacement? पहले y यानी येलो बॉल्स कितने? 5, और ग्रीन यानी 7 हुए टोटल। हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब अपने सिलेक्ट करेंगे तो 5 में से 1 होगा और 7 में से 1 होगा। अब लिखा क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दूसरी बार जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास 5 नहीं, क्योंकि वो वाला बॉल मैंने साइड पे रख दिया, तो वो 4C1, राइट। और टोटल भी एक कम हो गया, 6C1। और थर्ड टाइम पे 5C1 में से 4, एक चौथा भी निकल गया, तो बचेंगे कितने? 3, और यहाँ पे 5। ओके, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे 5/7 या 4/6 या 3/5, 5 5 कट हो गया, 3 2 जार 2 2 जार, तो 2/7 आंसर। समझे? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन। और इसमें अगर तुम ऐसा करते हो ना, देखो 5C3 और 7C3, इसमें आंसर आ जाता है, लेकिन इसको करने का सही तरीका यही है। अगर ये समझो, ध्यान देना,
ये अगर समझो कि विथ रिप्लेसमेंट हुआ ने तो तुम है ना इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। विथ रिप्लेसमेंट हो, ये विदाउट है, बराबर। अगर विथ रिप्लेसमेंट हो तो हम क्या करेंगे, सब में 5c1 अपॉन 7c1, 5c1 अपॉन 7c1 और 5c1 अपॉन 7c1। यहाँ एक और चीज है कि ये क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं है, क्या नहीं लिखा है, 1/1। कौन से वर्ड नहीं है यहाँ पे, 1/1। अगर 1/1 ना होने तो ये मेथड अप्रोप्रिएट हो सकती है। ये मेथड कब अप्रोप्रिएट, जब 1/1 लिखा होने तो एक सिलेक्ट करके दूसरा, दूसरा सिलेक्ट करके फिर तीसरा, 1/1। पर 1/1 इसके अंदर लिखा नहीं है, तो ये दो में से कोई भी एक मेथड तुम कर सकते हो, बट 1/1 लिखा हो तो यही मेथड अप्रोप्रिएट है, राइट।